ऑल राइट, सो नाउ दिस इज द फोर्थ टॉपिक फॉर एमसीक्यूज। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्डिंग के एमसीक्यूज। ठीक है, तो अगर आप कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करते हो सो आप देखोगे कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में आपके पास एक तो स्ट्रक्चर टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपने इसके लिए तैयारी करनी है। आपको याद होगा कि आपने जो थ्योरी का पेपर दिया है उसमें स्ट्रक्चर आया था या नहीं आया था, ठीक है ना। अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर आया था थ्योरी के एग्जाम में तो फिर तो मुश्किल ही है कि वो दोबारा ही से स्ट्रक्चर पूछें। वो कोई और इन्फॉर्मेशन कोशिश करेंगे पूछने की जिससे आपको आसानी हो सकती है, मतलब वो चेक कर सकते हैं कि सारी चीजें बच्चों को आती हैं या नहीं। और अगर उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं पूछा तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है भाई, सो गेट रेडी फॉर दिस। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। फिर भी अगर नहीं भी पूछा या पूछा भी है तो भी हमें प्रैक्टिस तो करनी है ना भाई। व्हाट इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर NCl3? ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि N इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 5, तो इसके आखिरी शेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5, इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको चाहिए हैं 3, तो शेयर करेगा 3, बाकी 2 अनपेयर्ड रहेंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता और ना ही ये आंसर हो सकता है, ठीक है भाई, क्योंकि इसके अंदर आप देखें कि जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन्होंने नहीं दिखाए हैं जो कि अनपेयर्ड हैं, ठीक है भाई। तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। फिर बात है क्लोरीन की, तो क्लोरीन है फ्रॉम ग्रुप नंबर 7। तो ग्रुप नंबर 7 के आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो दे रिक्वायर्ड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6 आउट ऑफ बॉन्डिंग एंड 1 इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो ये सिचुएशन यहाँ पर क्लोरीन की बनेगी। तो यहाँ देखें कि क्लोरीन के उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स खाए हुए हैं, यहाँ पर भी खाए हुए हैं, यहाँ पर भी खाए हुए हैं, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, एंड दिस इज राइट। देखें 2 कॉन्सेप्ट आ गया ना। एक कॉन्सेप्ट तो आपके पास ये आ गया कि आपके पास लोन पेयर वाली कहानी है, तो लोन पेयर वाली कहानी देख के आपने से 4 में से कोई 2 एमसीक्यूज के जो ऑप्शन थे वो आपने फाइंड आउट कर लिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट कि आपको क्लोरीन के बारे में पता है या नहीं। अगर क्लोरीन के बारे में आपको पता है तो इसका मतलब आप राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर क्लोरीन के बारे में नहीं पता होता तो फिर आपके पास बी और सी में से ऑप्शन होता कि आप इनमें से कोई एक तुक्का ही लगाते, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। लेकिन इतनी मुश्किल बात नहीं है, होपफुली आप लोगों को ये बात पता हो, और पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी गिवन होता है तो हम वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब एक और सवाल यहाँ पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है बच्चों, एन एलिमेंट विद अ हाई melting point form an oxide that is gaseous at room temperature and pressure, which type of structure bonding is present in that element। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट हो उसका और ऑक्साइड बनाता है जो कि गैशियस हो। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए जो ऑक्साइड्स होती हैं गैशियस, वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं। मेटल की ऑक्साइड्स कभी भी गैशियस नहीं होंगी। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सारे ही सारे मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे आपके पास मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, गैशियस नहीं होते। ठीक है भाई, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, मेटल तो नहीं हो सकता ये, ठीक है भाई। और अगर आप बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स का आमतौर पे मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है बच्चों, लो होता है। फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट लो, सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट लो, ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट लो, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो द ओनली नॉन मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई मतलब बहुत ज्यादा हाई, दिस शुड बी जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। क्या होना चाहिए बच्चों, ये जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। और जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर में हमारे पास है नॉन मेटल कार्बन, कार्बन यानी ग्रेफाइट और डायमंड, दे बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, right? And when they reacts with oxygen they will form carbon dioxide and carbon monoxide. They both are gaseous at room temperature and pressure. It means ये बात कर रहे हैं कार्बन की, और कार्बन रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है बच्चों, जाइंट कोवेलेंट्स। द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी ए। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सिंपल मॉलिक्यूलर अगर ये होता तो इट मस्ट बी सल्फर, इट मस्ट बी फॉस्फोरस एंड लाइक दैट। ठीक है भाई, सिंपल मॉलिक्यूलर बाकी वाले हैं, ये कार्बन जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। स्टेटमेंट वाला सवाल देखें, स्टेटमेंट वाले सवाल बड़े आराम से पढ़ें, गौर से पढ़ें। एक लफ्ज की वजह से स्टेटमेंट गलत हो सकती है और उसकी वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। तो आराम से स्टेटमेंट पढ़ें और उसके बाद आइडेंटिफाई करें कि राइट आंसर क्या है। इथेन C2H6, वी नो दिस अबाउट ऑर्गेनिक, ये कुछ उस जैसा है, अल्केन जैसा, ठीक है भाई। एंड अमोनिया NH3 आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ऑलराइट, बिकॉज ऑल आर द नॉन मेटल्स। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स ऑफ दीज कंपाउंड आर शोन, ऑलराइट, व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब देखो बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपको देखकर आइडिया हो सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या लिखा हुआ है, अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन contains twice as many as hydrogen atom as a molecule of an ammonia. That's absolutely right. अगर आप यहाँ फोकस करते हो तो यहाँ 6 हाइड्रोजन है और यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये डबल हो गया ना भाई, चॉइस हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस स्टेटमेंट इज राइट। तो अगर ये स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर तो हो गया रॉन्ग, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट, एन अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एटम has 5 outer shell electron. That's
एब्सोल्युटली राइट। ग्रुप 5 का है नाइट्रोजन, तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनिशियली जब उसने किसी तरह की कोई बॉन्डिंग नहीं की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 राइट आंसर हो सकते हैं, 3 का भी इसमें 2 नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। In a molecule of ethane, the bond between carbon atoms is formed by sharing 2 electrons, one from each carbon, and that is also right. देखें, 2 इलेक्ट्रॉन है, डेफिनेटली दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन एंड दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन, तो दोनों कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हो गई सही। सो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस एमसीक्यू। ठीक है बच्चों, सारी की सारी स्टेटमेंट इसके अंदर सही हैं। In a molecule of ethane, the bond between carbon atoms is formed by sharing 2 electrons. That's right. And each from each carbon atom. That is absolutely right. जी यार बेटे, ये आप और से देख लीजिए। Then question number 30 is saying how many of the molecules shown contain only one covalent bond. One covalent bond का मतलब ये होता है when one electron from each atom is shared. ठीक है, अगर आप क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का दूसरे क्लोरीन के एटम से क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करता है, तो दे हैव सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से शेयर है। सो इट इज हैविंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देन हाइड्रोजन के अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, दिस इज आल्सो हैविंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देन HCl के अंदर भी आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो दिस आल्सो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बट नाइट्रोजन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, दैट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, दैट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सो वी हैव 3 molecules in which we have single covalent bond, means each atom sharing single electrons। ठीक है भाई, ये बात हो गई। उसके बाद जबरदस्त किस्म का सवाल यहाँ जाइन कोवेलेंट स्ट्रक्चर से, एक छोटी सी बात से आप आंसर गलत कर सकते हैं। Which substance has a giant covalent structure? Contain atoms of more than one element। देखिए क्या लिखा हुआ है, contains atoms of more than one element। तो हमारे सिलेबस में है ग्रेफाइट, हमारे सिलेबस में है डायमंड, हमारे सिलेबस में है सैंड। तो इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। दे बोथ आर एलिमेंट, दे आर कार्बन्स, राइट, they are made up of carbons, while sand is the only compound we have, which is SiO2। So more than one element is present in sand। So the right answer for this MCQ would be D। राइट बच्चों, तो 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक तो जाइन कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो या ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है, और मोर देन वन एलिमेंट है तो फिर तो आंसर यही है। ठीक है भाई, मीथेन तो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो किसी सूरत में आंसर नहीं हो सकता। अब ये वाले सवाल को देख के बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, जरा देखिएगा। मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला शोन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, अब जरा देखिए, यहां पर आपने सिर्फ बॉन्ड्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके पास यहाँ 8 बॉन्ड्स हैं। ठीक है ना, और सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। सो 8 बॉन्ड के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, 16 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी डी। राइट बच्चों, कितनी आसान सी बात है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक इस एटम का और एक इस एटम का। ठीक है भाई, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। सो भाई, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, दे रिक्वायर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो 2 रहेंगे बाहर, 3 करेंगे शेयरिंग। तो दूसरे नाइट्रोजन के पास भी यही सिचुएशन होगी, तो वो भी क्या करेगा भाई, 3 शेयर करेगा और 2 रहेंगे बाहर। सो यू कैन सी दिस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग आर 6। So this would be the right answer. Then they are saying propene, this is the propene, have very low boiling point because of the weakness of the what? इसका आंसर क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। इसका आंसर होना चाहिए वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमने कितना अच्छे से लिखा था, अगर आप लोगों को याद हो क्यूरी के एग्जाम से पहले, कि कौन से वाले कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम होता है और क्यों ज्यादा होता है। ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आयोनिक कंपाउंड के बारे में, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में, मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, जाइन कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में। वी हैव डन दिस, राइट बच्चों, तो आपको ये बात का पता होना चाहिए। इसी तरह से एक ये जाइन कोवेलेंट स्ट्रक्चर में बड़ी कॉमन सी बात है, और ये पेपर में बहुत आती है बच्चों, इसके लिए भी आपने प्रिपेयर्ड रहना है। द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड दिस इज व्हाट डायमंड, दिस इज व्हाट ग्रेफाइट। आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास डायमंड है भाई, इसके स्ट्रक्चर से आपको आइडिया होना चाहिए, बनाना नहीं आना चाहिए, देख कर आइडिया होना चाहिए। और ये ग्रेफाइट है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना, ग्रेफाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल डायमंड कैन नॉट, ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट सॉलिड व्हाइल डायमंड इज अ हार्ड सॉलिड। ठीक है, ये सारे बेसिक डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए।
So Y can conduct electricity. They are asking for conduction of electricity. So Y can conduct electricity while X cannot. ठीक है ना? So the right answer for this MCQ would be C. कितने आसान सवाल यहाँ पर आ सकते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, बेसिक स्टफ याद होना चाहिए आपको। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं तो हमारे पास आ गई दोबारा से एक और बात। ग्रेफाइट is often used as an electrode in the electrolysis of the solutions. Which particle are involved in the conduction of electricity by graphite? So graphite is an element, right? Graphite क्या है बच्चों आपके पास? Element, and I told you कि elements अगर electricity conduct करते हैं, so E for E, है ना भाई? I for an I and E for an E, मैंने आपको एक रूल बताया था। तो element ई से स्टार्ट हो रहा है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ई से ही, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन से। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी इलेक्ट्रॉन्स ओनली। हाँ, ये अगर कंपाउंड होता, आयोनिक कंपाउंड होता, लाइक आयोनिक कंपाउंड अगर ये होता जिसके अंदर आइंस मौजूद होते, तो फिर क्या करता, वो आइंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता। बट ये एलिमेंट है, अकेला है कार्बन, इसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है, तो आइंस तो बने ही नहीं। ठीक है भाई, आइंस तब बनते हैं जब आपके पास दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स ज्वाइंट हो जाते हैं, जैसे NaCl सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल, जब आपस में मिलते हैं तो आइंस बनते, जब आइंस बनते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती आइंस के थ्रू। ठीक है भाई बच्चों, अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। तो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट और डायमंड के दरमियान जो डिफरेंस होता है, तो अच्छे से याद करके जाइएगा। जरा देखें, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ टू फॉर्म ऑफ कार्बन्स, अगेन दिस इज ग्रेफाइट एंड दिस इज डायमंड, वी नो दिस। दे आर आस्किंग फॉर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो S कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देखें ए और डी तो आंसर हो ही नहीं सकता, पहली फुर्सत में ए और डी को छोड़ दो, उसको देखो ही नहीं आप। ठीक है, वेरी हार्ड मटेरियल, तो ये आपके पास क्या हो सकता है, डायमंड, दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल है, और लुब्रिकेंट के तौर पर यूज होता है आपके पास ग्रेफाइट। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी बी। ठीक है, अगर कंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखो, एक कॉन्सेप्ट की वजह से बाकी दो, चार ऑप्शन में से दो तो कट गए, और अगर दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो फिर आपको एक आंसर मिल गया। ठीक है भाई, तो आपके पास हर एमसीक्यूज में दो कॉन्सेप्ट जज किए जाते हैं, तो उससे आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका फायदा है। ठीक है भाई, 38 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 38 कह रहा है आपसे, विच स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ मेटल्स इज करेक्ट। अच्छा, मेटालिक बॉन्डिंग भी हमारे पास जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग के फौरन बाद आ जाती है। तो अब ये जो सवाल स्टार्ट हो रहे हैं, ये किसके स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, मेटालिक बॉन्डिंग के। सो ये आपने याद रखना है कि मेटल्स का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग एक अलग टॉपिक है जो कि आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग के साथ आता है। फिर आपके पास मेटल्स का चैप्टर बिल्कुल अलग है जो कि आपने अलग से पढ़ना है। फिर आपके पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ट्रांजिशन मेटल्स अलग हैं, और इसके साथ साथ आपके पास एसिड बेस के रिएक्शन, एसिड के रिएक्शन मेटल के साथ और ऑर्गेनिक एसिड्स के रिएक्शन मेटल्स के साथ मौजूद हैं। तो 5-6 जगह पर आप मेटल्स को पढ़ते हो। ठीक है ना भाई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स पेपर में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपरेशन आपने करनी है, और मेटल्स का अगर चैप्टर देखें तो उतना बड़ा चैप्टर है, उसकी भी प्रिपरेशन अभी हमने करनी है, आगे बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे उससे रिलेटेड। फिलहाल हम टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं। तो विच इज स्टेटमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ मेटल इज करेक्ट। सो मेरे ख्याल से याद होगा आप लोगों को कि मेटल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है जाइंट मेटालिक, और बॉन्डिंग उसमें होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आइंस एंड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। याद होना चाहिए आपको, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको थ्योरी में बता दिया था। सो आप देखें क्या लिखा हुआ है, मेटल लैटिस कंसिस्ट ऑफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटल लैटिस कंसिस्ट ऑफ एटम्स, एटम्स नहीं होते उसमें, पॉजिटिव आइंस होते हैं ना भाई, पॉजिटिव आइंस एंड सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। बट देखते हैं शायद यही आंसर सही हो सकता है, कुछ कभी कभार इस तरह की भी चीजें देखने को मिलती हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल मूव रैंडमली थ्रू द लैटिस, दैट इज राइट, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। मेटल्स आर मैलेबल बिकॉज द पार्टिकल्स प्रेजेंट आर मोबाइल, नहीं, देखो, जो पॉजिटिव आइंस हैं उसके अंदर वो घूम तो नहीं रहे होते ना, वो तो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, तो मैलेबिलिटी की वजह ये नहीं है, मैलेबिलिटी की वजह है लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, द आइंस इन अ मेटल मूव व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड आर अटैच, नहीं भाई, आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से आइंस मूव नहीं करते, बल्कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अगर आइंस मूव कर रहे होते तो आपका तो पूरा स्ट्रक्चर ही मेटल का तबाह हो जाता। जैसे कि अभी फॉर सपोज हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी वायर्स की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स मेटल के बने हुए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, पता चला पूरा का पूरा वायर स्विच बोर्ड में आ गया, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अगर अगर एटम्स मूव करना शुरू हो गए तो इस तरह तो फिर आपका पूरा मेटल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना भाई। तो ये आपने याद रखना है कि मेटल डिस्ट्रॉय नहीं होता, पार्टिकल्स यानी पॉजिटिव आइंस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते, मूव नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलेट करते हैं, नए वाले आते हैं, पुराने चले जाते हैं, राइट। सो अ मेटल लैटिस कंसिस्ट ऑफ एटम्स इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज रॉन्ग, मुझे जो लग रहा है ये गलत नजर आ रहा है। अ मेटल लैटिस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आइंस along with sea of electrons, ठीक है ना, इन अ sea of electron नहीं। सो
ये गलत है। इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल मूव रैंडमली थ्रू आउट द लैटिस, दैट इज राइट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स आर डीलोकलाइज, वो डीलोकलाइज होते हैं तो वो रोटेट करते हैं थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। ठीक है भाई। उसके बाद ये मेटल का बड़ा सवाल आता है भाई, इसके लिए भी आपने प्रिपरेशन करनी है। शक्ल देख के आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई इसका राइट आंसर कौन सा है। सो विच डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड मेटल। ठीक है भाई, तो देखें ये तो बड़ा मतलब इन अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। और ये कुछ ज्यादा ही एक्यूरेट है, इतनी ज्यादा मतलब इतना ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ इलेक्ट्रॉन अरेंज नहीं होते, वो रैंडमली अरेंज होते हैं। और इसके अंदर सारे पॉजिटिव आइंस आ गए बीच में और बाकी इलेक्ट्रॉन चले गए बाहर, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी बी, इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली अरेंज थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव आइंस। ठीक है भाई, तो ये आपने याद रखना है मेटल्स का स्ट्रक्चर। फिर मेटल्स की अगर बात करें तो विच सब्सटेंस हैज अ मेटालिक बॉन्डिंग, तो मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड यानी मॉल्टन में और सॉलिड स्टेट में दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ लिखा हुआ है स्टेट्स इन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो मॉल्टन में भी और सॉलिड में भी दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ए या बी में से कोई आंसर हो सकता है, सी और डी कट गया। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, जब कभी भी रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड्स, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज सॉलिड। सोडियम ऑक्साइड सॉलिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड, दे ऑलवेज फॉर्म सॉलिड्स, राइट। और आपको याद भी होगा, आपने सॉलिबिलिटी में पढ़ा था सॉल्ट्स की, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर insoluble while sodium and potassium can dissolve in water, right। लेकिन वो डिजोल्व होने से पहले तो वो भी तो सॉलिड ही होते हैं ना भाई। तो ये आपने याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड आर ऑलवेज सॉलिड। अगर दूसरा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? सही। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एसिड बेस का चैप्टर शुरू हो गया है। तो अब ये हमने सवाल यहाँ तक कर लिए हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग के सारे 40 एमसीक्यूज हमारे हो गए हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी, किसी का कोई सवाल? जयाद कुछ पूछ रहे थे बेटे। कोई सवाल नहीं है किसी का, सब हो गया, सब आसान है। चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।